होने वाले हैं क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर। इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो आपका, जैसे आपने पहले पढ़ा है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का एक उसे भी कैलकुलस कहते हो आप, इंटीग्रेशन जो है वो भी कैलकुलस है। तो कैलकुलस ऑफ डिफरेंशिएशन, कैलकुलस ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब आपका जो पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है क्लास 12th का, उसमें जो आपके जो नए चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपके पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन का। अब सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में ये बात करेंगे कि इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। जैसे कि कभी ऐसा होता है, जैसे आप डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, आप उसको डिफरेंशिएट करते हो छोटे छोटे पार्ट्स में। उसी तरह से इंटीग्रेट का मतलब होता है कि आप उसे पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हो, पूरा फंक्शन आप उसमें से फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है, जैसे जो इंटीग्रेशन है उसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अगर आप किसी का इंटीग्रेंड निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, आंसर जो निकाल रहे हैं वो, उसे आप एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हो। तो एंटी डेरिवेटिव से आपको समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन का एंटी प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस, जो रिवर्स प्रोसेस है। मान लीजिए आप डिफरेंशिएट करते हैं d/d, मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) = 0। ठीक है, आप इसे फंक्शन को, सिंपल f(x) है आपके पास में, आप इसे डिफरेंशिएट करते हो। तो आप किसका डिफरेंशिएट जब करोगे तो जो वेरिएबल है जो आपने लिया है उसके उस पर ही करोगे, आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। तो ये हो गया d/df(x), ये तो हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मैं इसको और अगर मैं इसी के आगे ये इंटीग्रेशन का जो साइन है वो लगा दूं, तो इसमें जब आपने देखिए जो डिफरेंशिएशन था, जो डेरिवेटिव था, उसका मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूंगी तो आपके पास क्या आएगा, ओरिजिनल प्रोसेस आ जाएगा। ओरिजिनल प्रोसेस आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है ये कि जो आपका जो फंक्शन है उसमें डिफरेंशिएशन का जो बहुत सारे फंक्शंस में ऐसा होता है कि आपके पास में कोई कांस्टेंट टर्म होती है। तो जब आप कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा आपके पास में। तो जब कोई टर्म आपके पास में, जब आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसमें आपका इंक्लूडेड है, कोई पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या होता है कि जो कांस्टेंट वाली जो टर्म है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो जब एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हो तो वो जो है वो कहीं गुम हो जाता है उसका। तो आपको उसका आंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कांस्टेंट था। वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई फंक्शन ऐसा लेती हूँ, मान लीजिए मैंने फंक्शन लिया f(x) = x² + ax + b जो है वो एक कांस्टेंट है। यहाँ पर आपके पास में वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है, तो एक ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, या आप इसे कांस्टेंट कह सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करूँगी, डिफरेंशिएट करूँगी तो मैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करूँगी इसे। मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 2x + a + 0। ठीक है, अब ये 0 मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये हो गया, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। लेकिन जब मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूंगी तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट था, अगर था या नहीं था, और अगर था तो उसकी क्या वैल्यू थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एक कांस्टेंट हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। वो जो एक जनरल कांस्टेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका जब एंटी डेरिवेटिव निकालूंगी, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन, या अगर मैं अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं भी लगाऊं और मैं लिखूं कि एंटी डेरिवेटिव मैं इसका निकाल रही हूँ, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो भी होता है वो, तो मैं क्या करूँगी, इसका एंटी डेरिवेटिव मेरे पास में मुझे, क्योंकि इन दोनों टर्म्स की नॉलेज है, इस टर्म की कोई नॉलेज मुझे है नहीं, तो मैं इन दोनों का ही एंटी डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो 2x का मैं इमेजिन करूँगी कि 2x का एंटी डेरिवेटिव मैं क्या बना सकती हूँ, कौन सी टर्म ऐसी होती है जिसका डेरिवेशन करने पर मुझे 2x मिलता है। तो मुझे दिमाग में आएगा x², मैंने लिख दिया x², प्लस का साइन लगाया आप a के लिए, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है। तो ऑब्वियसली जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है कि जब वेरिएबल पर पावर 1 होती है तब उसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको 1 मिल जाता है। तो यहाँ पर
मैं इसका जब एंटी डेरिवेटिव निकालूंगी तो मैं ax निकाल दूंगी। लेकिन जो थर्ड टर्म है उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि कोई एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट टर्म c लिख लेते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। मान लीजिए मैंने एक टर्म ली यहाँ पर x² प्लस 5 लिया, इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर मुझे 2x मिलेगा। x² प्लस 6 का भी डिफ्रेंसिएशन करने पर मुझे 2x ही मिलेगा। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है। उन सब के लिए मैंने एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर लिख दी, वो क्या है c। जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम अपने आप ही उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं कि जो भी केस है उस पर वो डिपेंड करता है। अब ये तो हो गई आपकी बात की जो इंटीग्रेशन है वो इसका रिवर्स प्रोसेस है। बात करेंगे नोटेशंस की। नोटेशंस में जिस तरह से मैंने ये इस तरीके से आपके सामने लिखा, तो ये हो गया आपका फंक्शन, इसमें x हो गया आपका वेरिएबल, ये हो गया, अगर साइन इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका साइन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो इसे क्या कहेंगे हम, इंटीग्रेशन विद ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रल फाइंड आउट करने का मतलब भी वही है कि आपको इंटीग्रेशन करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेंड। fx जो है इसमें फंक्शन में fx जो है इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड। ठीक है, ये हो गई आपकी नोटेशंस की बात। अब आगे बात करते हैं c की। जो हमने c यहाँ पर यूज़ करा था, जो हमारा फंक्शन में हमने c यूज़ करा यहाँ पर, आप उसको देख सकते हो कि जो c है उसकी वैल्यू हमने कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं ली। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, कभी ये 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब जब हम इसे जो हमारे पास में फंक्शन हमें गिवन है, जब हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं या एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो c की वैल्यू वेरी करेगी। लेकिन जो बेसिकली जो आपको कर्व मिल रहा है इंटीग्रेशन करने से, वो तो बेसिकली आपका सेम ही है। यानी कि यहाँ पर आपको, जैसे कि ये आपका यहाँ पर ये, इसका जब मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x² प्लस c। एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन मैं कहूँ, अगर मैं इसे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू c करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, x² प्लस c मिला। अब ये c1 है, इसे मैं c2, यहाँ पर जो c है वो एक्चुअली 5 है और यहाँ पर जो c है वो क्या है, एक्चुअली 6 है। तो हमारा हर बार फंक्शन का जो कांस्टेंट है वो बदल रहा है। ठीक है ना। अगर इस तरीके से होगा तो आपको जो कर्व मिला वो तो x² का ही मिला, लेकिन जो कांस्टेंट है वो बदल रहा है, उसकी वजह से आपको एक फैमिली ऑफ कर्व मिल जाती है कि जो कि कांस्टेंट के चेंज होने से फंक्शन की जो वो है पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन जो उसका जो कर्व है वो का वही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं x² का बनाऊं तो x² का कुछ इस तरीके से कर्व आपका बन जाएगा। ठीक है। ये अगर x² का बन गया तो यहाँ पर 1 यूनिट ऊपर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बनेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5। अगर मैं लिखूँ x² प्लस 1 तो मुझे यहाँ से मेरा कर्व बनेगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा कर्व बन गया। दूसरा कर्व ऐसे बनेगा, ये x² प्लस 1 बन जाएगा। अगर मैं 2 लिखूंगी तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से। इस तरीके से मुझे एक फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा जिसमें कर्व तो सेम है लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। अगर मैं x² माइनस 1 कर दूं तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो मेरा कर्व है वो यहाँ पर x² माइनस 1 बन जाएगा। इस तरीके से मुझे कर्व मिलता रहेगा। तो ये जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शन तो आपको सेम मिलेगा लेकिन जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाने की वजह से आपका जो कर्व है उसकी वजह आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिल जाएगा। डिफरेंट कांस्टेंट टर्म्स, तो डिफरेंट कर्व्स आपको मिलेंगे। ये कर्व तो सबके जो शेप है वो तो सेम ही आएगी लेकिन जो उनकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ में आप सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इंटीग्रेशन की हमने अभी पढ़ी थी वो क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, नंबर 1 प्रॉपर्टी जो हमने अभी डिस्कस की वो क्या थी कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। यानी कि किसी भी नंबर का
कोई फंक्शन है, मैंने उसका डिफरेंशिएशन निकाला, कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर मैं इसको फिर से इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वापस से फंक्शन मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये एक फंक्शन था, इसे मैंने डिफरेंशिएट किया, इसको इस पूरे पोर्शन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे फिर से फंक्शन मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, जो इंटीग्रेशन है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। दूसरी बात, दो फंक्शंस अगर आपके पास में हैं इस तरीके से एफ एक्स प्लस जी एक्स, आपको दो फंक्शंस गिवन हैं, तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप इनको सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का आपके पास में साइन है तो आप इन्हें सेपरेट करके इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास में कि आपके फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म जब जुड़ी हुई है, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड है, फंक्शन तो आपका एफ एक्स हो गया जो कि एक एक्स का वेरिएबल जिसमें एक्स का फंक्शन है ये, ठीक है, और के आपके पास में हो गया कोई रियल नंबर या कोई कांस्टेंट। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो सबसे पहले आप जो कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो, तो आपने कर दिया के बाहर और फिर आपने इंटीग्रेट किया केवल फंक्शन को जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसे किया। अगर इसी को, ये जो हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो एक और प्रॉपर्टी हमारे पास में बन जाएगी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है और हर फंक्शन में कोई ना कोई कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाइड है तो आप उसको भी इसी तरह से खोल कर आप उसको कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया k1 f1x प्लस k2 f2x एंड सो ऑन, ठीक है। तो और फिर इस सारे के सारे फंक्शन का मैंने किया इंटीग्रेशन, तो मैं इसे सेपरेट कर दूंगी, इसमें मैंने दोनों चीज़ें लगा देनी है, सेकंड भी और थर्ड भी। मैं क्या करूंगी, जो कांस्टेंट टर्म है या जो रियल नंबर है उसे तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर दूंगी, और ये जो जितने भी टर्म्स हैं जो कि आपस में एडेड या सब्ट्रैक्टेड हैं उन्हें मैं सेपरेटली इंटीग्रेट करूंगी। तो ये क्या बन जाएगा, k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपका फंक्शन इंटीग्रेशन का, ये आपकी हो गई प्रॉपर्टीज, इस तरह से आपका जो ये बड़ा फंक्शन है ये इंटीग्रेट होगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक। 7.1 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन जो गिवन हैं वो इस तरह के हैं कि आपको सिंपल एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना मतलब कि आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। आपको केवल उसमें ये सोचना है कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिससे कि आपको पर्टिकुलर वैल्यू आपको डिफरेंशिएशन करने पर मिलती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको सोचना है और उसमें लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो हमारा एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है वो क्या है, देखिए आपको आपके बोर्ड पर यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखेगा और साथ में आपको सारे की सारी कन्वर्जन्स भी दिख रही होंगी, जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है वो क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 dx। अब अभी हमने प्रॉपर्टीज जो की थी उसमें क्या था कि हमने क्या था कि fx प्लस gx का dx हमें निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट करके निकालते हैं। तो वो क्या था, प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx इंटू में dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है हमने इस पे अप्लाई कर दी, तो हमें क्या मिला, f e⁻³
4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में dx। ठीक है, अब 4 में 4e⁻³ है हमारे पास, तो 4 जो है वो आपका कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी हम और इसमें डिस्कस करना भूल गए, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1। अब हमने जो लिया है n नॉट इक्वल टू 1, वो एक स्पेशल केस है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में x की पावर 1 होती है और हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें मिलता है log ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एक स्पेशल केस इंटीग्रेशन का। जो इंटीग्रेशन का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें ये दो आपका काम आएगी। बाकी की आपकी प्रॉपर्टीज जो कन्वर्जन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, बिल्कुल डिफरेंशिएशन की जब आप ऑब्जर्व करोगे तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि कोई जो वैल्यू है जो साइन से, साइन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलता है, कॉस मिलता है। ठीक है, और अगर कॉस को मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे साइन मिल जाएगा। ठीक है, इसे अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये कोई गलत नहीं होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सॉरी। ठीक है, और कॉस एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं कॉस एक्स dx तो ये मिलेगा मुझे ये। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स कॉस एक्स। ये हमें साइन से कॉस किस लिए कब मिलता है, डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, और ये मिलता है हमें इंटीग्रेट करने पर। ठीक है, तो ये क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो ये अभी आपका सारा का सारा कन्वर्जन आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 4e⁻³ dx हमारा था फंक्शन नंबर 1, तो इसे हम यूज करेंगे। और हमने यहाँ पे क्या किया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, 4 इंटीग्रेशन e⁻³ dx प्लस 1 इंटू में dx। अब 1 क्या है, x⁻0 है, जो 1 है जो कांस्टेंट है उसकी जगह हमेशा सिंपली वेरिएबल आ जाता है। और अगर हम इसे इस फॉर्मूले के हिसाब से भी देखें तो x⁻ अगर 0 है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसे x⁻0 कह सकती हूँ। और मैं अगर इसे इंटीग्रेट करूँगी तो x⁻0+1 अपॉन 0+1 नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन 1 यानी कि x, तो ये हो गया x प्लस। अब देखिए दोनों के लिए, दोनों इंटीग्रेशंस के लिए, इसके लिए एक हम सेपरेट c यूज़ करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अलग इंटीग्रेशन है, इसका जो कर्व है वो अलग बन रहा है। c1 प्लस दूसरे का हमने किया तो ये x प्लस c2, बाद में हम c1 और c2 को कंबाइन करके एक ही उसमें लिख देंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो टोटल फंक्शन है उसका कांस्टेंट एक साथ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में। अब इसमें हमने रूल लगा दिया, e⁻³ अपॉन 3 प्लस c1, यहाँ पे अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया था इसलिए हमने प्लस लगाया नहीं, x प्लस c2। ठीक है, अब c1 और c2 इन दोनों की जगह मैं एक ही c लिख देती हूँ इस तरीके से, प्लस x प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर 4/3 e⁻3x। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x² इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x², 1 माइनस 1 अपॉन x² dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देते हैं, ब्रैकेट खोल के हमें दो सेपरेट फंक्शंस मिल जाएंगे। इसको मैंने खोला, ये बना x², ये dx भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x² इंटू में 1 अपॉन x² किया तो 1 मिल गया हमें। ठीक है, तो 1 इंटू में dx हो गया। अब हमने पहले एक फंक्शन अभी किया था, क्या था कि x⁻n इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन करने पर x⁻n+1 अपॉन n+1। अब n की जगह मैंने रख दिया 2, यहाँ पे भी रख दिया 2, प्लस c1 माइनस
फंक्शन में साइन जो है आपका माइनस का है। 1 की जगह आपका इंटीग्रेशन क्या आया, x प्लस में साइन हो गया c2, ठीक है। अब ये क्या बन गया, x⁻³ अपॉन 3 माइनस x प्लस c1 और c2 को कंबाइन करके मैंने क्या लिख दिया, c, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, a इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका हमने इंटीग्रेट करना है। इसमें भी हम वही करेंगे, ब्रैकेट को खोल दिया, f1 f2 f3 फंक्शन मान लिया, और इसमें चौथी प्रॉपर्टी k1 f1 प्लस k2 f2 प्लस k3 f3 वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, k1 यानी कि कांस्टेंट a बाहर आ गया, x² dx हो गया, प्लस b कांस्टेंट बाहर आया, अंदर x dx हो गया, प्लस c कांस्टेंट बाहर आया और 1 इंटू में dx हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे a को हमने ऐसे ही बाहर रखा, x² की जगह क्या आ जाएगा, x⁻n+1 अपॉन n-1, ओहो x⁻n+1 अपॉन n+1, तो ये हो गया 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c1 प्लस b इंटू में ये हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c2 प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस c3। अब c1 c2 c3 को कंबाइन करके हमने एक जगह कर दिया, और ये आ गया हमारे पास में a/3 x⁻³ प्लस b/2 x⁻² प्लस c इंटू में x प्लस c1 c2 c3 को कंबाइन करके यहाँ पे हमने c4 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास में c ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म था, तो इसीलिए हमने इसे लिख दिया c4। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x dx। अब ये भी दो फंक्शंस है आपके पास में, f और g कह सकते हो, या f1 f2 भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी हमने वो प्रॉपर्टी लगाई, k f1 बाहर आ जाएगा, k कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, तो 2 इसमें कांस्टेंट है, 2 पहले ही बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx प्लस इसके पास कोई कांस्टेंट नहीं है, e⁻x dx हमारे पास में हो गया, ठीक है। इसको मैंने किया 2x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c1 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कुछ भी हो वो बदलेगा नहीं, तो ये आपके पास में आ जाएगा e⁻x एज इट इज प्लस c2, ठीक है। इसे आपने कंबाइन कर दिया, आपके पास में आ गया 2/3 x⁻³ प्लस c1 और c2 को कंबाइन करके इधर ले गए, प्लस ex c1 प्लस c2 की जगह आ गया c, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।